हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जान रहे हैं कि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। तो आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से कवर करवा दे रही हूँ, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ वे सभी आप लोग के एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है। तो आज का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, एकाधिकार क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग अल्पाधिकार के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता पे चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग बता दूँ, एकाधिकार क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है, एकाधिकार यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार, दो शब्दों के मेल से बना है एकाधिकार, एक प्लस अधिकार। यानी कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जहां पे किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और उसके आजू बाजू में कोई भी विक्रेता नहीं होता है उस वस्तु से रिलेटेड। तो इसे ही हम लोग एकाधिकार कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु का पूर्ण रूप से नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास होता है, उसे ही एकाधिकार कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एकाधिकार को इंग्लिश में हम लोग मोनोपोली कहते हैं, यानी कि एकाधिकारी जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता के बिल्कुल विपरीत दशा होती है। यानी कि फ्रेंड्स, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा प्रतियोगिता होता है बाजार में जहां पे क्रेता और विक्रेता बहुत ही अधिक मात्रा में दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एकाधिकारी की अवस्था में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही होता है जो कि वस्तु को बेच रहा होता है, वस्तु को अपने अकॉर्डिंग उसका कीमत निर्धारित कर रहा होता है, और यानी कि एक विक्रेता जो होता है वो पूरी तरह से उस वस्तु को कंट्रोल में रखता है। यानी कि जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मोनोपोली, इसका अर्थ होता है मोनो तथा पोली, ये दो शब्दों के सहयोग से बना हुआ है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, यानी कि मोनो जो होता है वो सिंगल व्यक्ति को कहा जाता है, और पोली का अर्थ होता है विक्रेता, यानी कि पोली का मतलब हो जाता है विक्रेता जो वस्तु को सेल कर रहा होता है। अतः मोनोपोली का अर्थ हुआ अकेला विक्रेता अथवा एकाधिकारी। इस प्रकार एकाधिकारी बाजार में केवल एक ही उत्पादक होता है या वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के एक समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं। यानी कि डायरेक्ट तरीके से वो वस्तु को अपने नियंत्रण में रखते हैं और वस्तु का कीमत को निर्धारित करते हैं, और जितना मन चाहे उतने के हिसाब से वस्तु को कीमत निर्धारित करते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे विक्रेताओं की बात को बिल्कुल नहीं इफेक्ट पड़ता है, यानी कि विक्रेता ऐसी स्थिति में होते हैं कि जो अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करते हैं, और यहाँ पे विक्रेता किसी भी तरह से मोल भाव कम ज़्यादा नहीं कर पाता है इस स्थिति में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे विश्वविद्यालय में अगर आपकी कोई कक्षा है, कक्षा में इकोनॉमिक्स की एक पुस्तक है ना, एक पुस्तक है, उसकी निश्चित कर देता है, साथ ही इसका छापन या फिर बेचने का पूरा अधिकार जो होता है एक ही प्रकाशक को दे दिया जाता है। प्रकाशक उस पुस्तक का मूल्य अपनी इच्छा के अनुसार रखता है। इस पुस्तक का प्रकाशन
प्रकाशन अन्य दूसरे प्रकाशन नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरी अर्थशास्त्र की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें खरीदना ही पड़ता है, तो विद्यार्थियों को यह पुस्तक उस प्रकाशक से ही मिल सकती है, अन्य दूसरा प्रकाशक इस पुस्तक की प्रतियोगिता भी नहीं कर सकता है। इस अवस्था को ही एकाधिकार कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं एकाधिकार के मीनिंग को। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझते हैं कि एकाधिकार की परिभाषा क्या होती है। एकाधिकार का परिभाषा क्या है लर्नर के अनुसार। लर्नर जी ने क्या कहा है एकाधिकार को, यानी मोनोपोली को। एकाधिकारी से आशय उस विक्रेता से है जिस वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ हो, यानी कि जो विक्रेता होता है वहाँ पे वस्तु की मांग भले ही ना हो, लेकिन वो अपनी वस्तु की कीमत पर अड़ा हुआ रहता है कि हम अपने वस्तु को इतने ही मूल्य में बेचेंगे। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि मांग का वक्र गिरता हुआ रहता है, लेकिन फिर भी भले ही मांग गिर रहा है, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट वस्तु है तो उसे सभी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सेकंड आता है चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। तो आगे आता है फ्रेंड्स प्रोफेसर थॉमस के अनुसार। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार बताया गया है कि व्यापक अर्थ में कि अर्थ एकाधिकार जो है वो उसका वस्तुओं या सेवाओं के किसी प्रभावपूर्ण मूल्य के नियंत्रण को व्यक्त करता है, यानी कि सेलर के द्वारा वस्तु और सेवाओं का पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है प्रभावी तरीके से, और चाहे वह मांग या पूर्ति कर हो या ना हो, फिर भी वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है वस्तु को कीमत में। संकुचित अर्थ में समझा जाए तो उत्पादकों तथा विक्रेताओं के ऐसे संघ से होता है जो कि वस्तु और सेवाओं की पूर्ति मूल्य को नियंत्रित करके रखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बताए हैं कि जो वस्तु का कीमत होता है पूरी तरह से एकाधिकारी जो सेलर होता है पूरी तरह से वस्तु की कीमत को कंट्रोल करता है और अपने अकॉर्डिंग वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो उपरोक्त परिभाषाओं की अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार के विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं से एकाधिकार की निम्न विशेषताओं का पता चलता है, यानी कि हम लोगों ने अभी अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं को देखे तो हम लोगों को क्या पता चला। तो एकाधिकार अपने क्षेत्र में एक ही उत्पादक होता है, यानी कि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, एकाधिकारी स्थिति बाजार की होती है, वहाँ पे उस क्षेत्र में एकलौता उत्पादक होता है किसी वस्तु का, या फिर फर्म अथवा उद्योग एक ही होते हैं, उसे ही एकाधिकारी एक फर्म उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है सेकंड नंबर पे एकाधिकारी की वस्तु की कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में नहीं होती है, यानी कि इसकी विशेषता में यह आता है कि एकाधिकारी की स्थिति में उसकी निकटतम वस्तु कुछ भी नहीं होती है। इसीलिए जो एकाधिकारी सेलर होता है पूरी तरह से वस्तुओं को कंट्रोल में रखता है। थर्ड नंबर आता है फ्रेंड्स कि एकाधिकारी के क्षेत्र में उद्योग में फर्मों के प्रवेश के प्रति प्रभावशाली रुकावटें होती है, यानी कि एकाधिकारी अभी हम लोग विश्वविद्यालय की पुस्तक के बारे में एग्जाम्पल लिए थे फ्रेंड्स कि जो प्रकाशित करता है बुक को उसी का बुक मार्केट में अवेलेबल रहेगा और वही बुक को खरीदना है, ये विश्वविद्यालय की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि एकाधिकारी के क्षेत्र में उद्योग में फर्मों के प्रवेश के प्रति प्रभावशाली रुकावटें होती है, इसी कारण वह उसकी स्थानापन्न वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। 4 नंबर पॉइंट में आता है एकाधिकारी जो होता है अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है और बाजार की पूर्ति पर नहीं, अर्थात वस्तु की पूर्ति पर भी नहीं।
5वां नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स, एकाधिकारी। एक फर्मों का समूह, सरकारी विभाग या स्वयं सरकार ही हो सकता है। और 6 नंबर पॉइंट आता है, एकाधिकारी की वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। इस प्रकार से संक्षेप में, किसी एक प्रकार वस्तु का जब केवल एक ही उत्पादक होता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है तो उसे ही एकाधिकारी कहा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग एकाधिकारी के अर्थ, परिभाषा और विशेषता को अच्छे से समझे। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आप लोग को समझ में तो आसानी से आ गया होगा फ्रेंड्स, आसानी से आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।